अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो करना आपके लिए बेहद खास है, तो फिर परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको वो काम करना चाहिए। फिर वो काम चाहे कितना भी असाधारण क्यों ना हो। ऐसा कहना है इलॉन मस्क का, जिनके सपने इतने बड़े हैं कि आम लोगों को कुछ समय पहले वो साइंस फिक्शन या फिर परिकल्पना से लगते थे, लेकिन जिनके मन में विश्वास होता है, सक्सेस का लड्डू उन्हीं के हाथ होता है। बचपन में कभी अंधेरे से डरने वाले एलॉन बड़े होकर ना तो किसी फेलियर से डरे और ना ही कभी किसी रिस्क से। फिर चाहे वो फेलियर या रिस्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस ठान लिया तो ठान लिया। राह में रुक के दम ले लूं, ये मेरी आदत नहीं, और लौट के वापस चला आऊं, ये मेरी फितरत नहीं। कुछ ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं एलॉन मस्क। और दोस्तों, अगर आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर की अगर लिस्ट बनाई जाए तो इलॉन मस्क का नाम ऊपर की पायदान में आएगा। दोस्तों, इनके फेलियर और सक्सेस की कहानी हमेशा साथ साथ चलती रही, लेकिन जनाब ने फेलियर को हमेशा अपना दोस्त ही समझा। और इनका कहना है कि अगर आप लाइफ में फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरों के बनाए रास्ते पर चलना बहुत आसान है, लेकिन खुद अपना नया रास्ता बना लोगों को रास्ता दिखाना बहुत ही कठिन है। इलॉन मस्क वो इंसान है जो सपने ही ऐसे देखते हैं जो आमतौर पर आम इंसान केवल साइंस फिक्शन में देखता है। इन जनाब ने सपना देखा कि मैं लोगों को मंगल पर भेजूंगा, वहां पेड़ पौधे उगाऊंगा और फिर वहां एक नई मानव सभ्यता का विकास करूंगा। और वही मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे दूसरे ग्रहों पर और फिर हो सकता है भविष्य में दूसरी गैलेक्सीज तक भी हो। और ये केवल सोच नहीं थी, उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी कमाई इतनी दौलत दाव पर लगा दी जितनी दौलत से वे एक आइलैंड खरीदकर अपनी बाकी की जिंदगी वहां आराम से बिता सकते थे। लेकिन इलॉन मस्क जैसे लोग केवल अपने लिए नहीं सोचते, वे उन लोगों में से हैं जो अपनी सोच से, अपने कामों से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरी मानव सभ्यता की सोच और शैली बदल कर रख देते हैं। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका में पैदा हुए एलॉन बचपन से ही किताबें पढ़ने में विशेष रुचि रखते थे। 10-11 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत से एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाले जो इनसे 10 साल बड़ी उम्र के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। स्वयं ही अपने घर पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम तक बना डाली और जिसे इन्होंने $500 में बेच भी दिया। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के गुण बचपन से ही थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई कनाडा और अमेरिका में की। अपनी पढ़ाई का खर्च घर वालों से ना लेकर खुद ही कुछ लो प्रोफाइल काम कर ये स्वयं ही उठाते थे। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इनको स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद स्टैनफोर्ड से पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन जनाब केवल 2 दिन ही कॉलेज गए और इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए इनको लगने लगा कि ये कुछ करने का टाइम है। अब पढ़ाई बहुत हो गई, अब कुछ काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और इन्होंने 1995 में नेटस्केप में नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे भेज दिया, लेकिन वहां से इन्हें कभी भी रिप्लाई नहीं आया। हिम्मत कर नेटस्केप के ऑफिस भी गए, लेकिन इतने शर्मीले थे कि किसी से बात नहीं कर पाए और वापस लौट आए और खुद की एक इंटरनेट कंपनी खोलने का प्लान बनाया। और कनाडा में पढ़ रहे अपने भाई किम्बल को अपने पास बुला लिया और 24 साल की उम्र में अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 की स्थापना की। और ये वो समय था जब इनके पास अपने अपार्टमेंट का रेंट देने तक के पैसों का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता था। और जिस अपार्टमेंट में ये रहते थे वहाँ बाथरूम तक नहीं था, इसलिए जिम में नहाते थे। पैसों की परेशानी अपने पिता को बताई और इनके पिता ने इनकी कंपनी में $28,000 की फंडिंग दी। उनकी इस ऑनलाइन कंपनी ने न्यूज़पेपर, पब्लिशर्स और मीडिया कंपनियों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड्स डेवलप की। ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए जल्द ही इसमें फंडिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों ही बढ़ने लगे। लेकिन इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनकी कम उम्र और तजुर्बे की कमी के कारण इन्हीं की बनाई कंपनी से इनको सीईओ की कुर्सी से हटा दिया। 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलोन का शेयर 7% था और वो रकम लगभग $22 मिलियन थी। यानी कि इंडियन रुपीज में बंदा केवल 28 साल की उम्र में लगभग 150 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। कामयाबी के जश्न में बिना समय बर्बाद किए एलोन फिर से काम में लग गए और अपने सारे पैसे कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए और साथ ही $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से X.com की स्थापना की, जिसका काम था ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज और ईमेल पेमेंट्स को हैंडल करना। और साल भर के अंदर इस कंपनी का मर्जर कन्फिनिटी के साथ हो गया और वहां से पेपाल का जन्म हुआ।
जिसका काम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर था। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत नया था और ये कंपनी भी बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन अक्टूबर 2000 में इलॉन मस्क और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच पेपाल के यूनिक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ मतभेदों के चलते इन्हें इस कंपनी की सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अक्टूबर 2002 में पेपाल को ईबे ने 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया और इलॉन मस्क को उनके 11.7% शेयर के बदले 165 मिलियन डॉलर मिले, इंडियन रुपीस में लगभग 1100 करोड़ रुपए। लेकिन ये उनकी महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी कुछ और बड़ा करने की, और जिसकी तैयारी वे 2001 से ही कर रहे थे। ग्रीन हाउस के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना और मानव को वहां ले जाकर मानव सभ्यता का विकास करना जैसे अपनी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, और जिसके लिए इन्हें पृथ्वी से अनुमानित पेलोड को ले जाने के लिए रिफर्बिश्ड इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए मास्को पहुंच गए। वहां किसी कंपनी को इनकी बात हजम नहीं हुई, वहां से ये खाली हाथ वापस लौट आए। लेकिन एक और कोशिश के लिए दोबारा मास्को गए और इन्हें फिर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन 2002 में इन्हें एक ईमेल मिला जिसमें एक कंपनी ने इन्हें एक मिसाइल 8 मिलियन डॉलर में देने की बात लिखी। ये फिर से रुस गए बार्गेनिंग की, क्योंकि 8 मिलियन डॉलर की रकम इनके बजट से लगभग डबल थी। लेकिन कंपनी ने बार्गेनिंग करने से साफ इनकार कर दिया। वापसी में फ्लाइट में ही पेपर नैपकिन पर कैलकुलेशन करने लगे। रास्ते में मोटी मोटी कैलकुलेशन करके ये निकाल लिया कि एक रॉकेट बनाने में जो मटेरियल लगता है उसकी कीमत मांगी गई कीमत का केवल 3% है, और बाकी के खर्चे अगर मिला भी लिए जाएं तो भी 70% की बचत होती है। तब उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से रॉकेट साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी, और साथ ही साथ जनाब ने एक टीम इकट्ठी की और स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना कर डाली, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाना था। और दूसरी तरफ 2004 में इन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी फंडिंग करना शुरू कर दिया। टेस्ला का टारगेट एक कामयाब लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना था, और ये आइडिया इलॉन मस्क के विचारों से मेल खाता था। इस तरह एक तरफ इनका पैसा स्पेसएक्स में लगता रहा और दूसरी तरफ इनकी इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट टेस्ला में बढ़ती गई। स्पेसएक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च के केवल 41 सेकंड में वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। 2007 में दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो रॉकेट भी फेल हो गया। और दूसरी तरफ टेस्ला के फाइनल प्रोडक्शन में लगातार देरी हो रही थी, जिसकी वजह से सैलरी देने के लिए फंड्स की कमी होने लगी। 2008 में तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो रॉकेट भी फेल हो गया और स्पेसएक्स लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने लगी। दूसरी तरफ टेस्ला, जिसमें पिछले कुछ ही सालों में ये लगभग 70 मिलियन डॉलर लगा चुके थे, अपना रेगुलर प्रोडक्शन करने में पिछले 2 साल से फेलियर ही साबित हो रही थी। और साथ ही इसी साल 5 बच्चों के पिता बन चुके इलॉन मस्क का उनकी पत्नी से तलाक हो गया, यानी कि चारों तरफ केवल बुरी खबरें ही मिल रही थी। लेकिन इलॉन मस्क जैसे बंदे हार मानकर पीछे हटने के लिए पैदा नहीं होते। इलॉन मस्क कहते हैं कि चारों तरफ से फेलियर की खबरों से डर तो लगता था, लेकिन इनके सपने इनके डर से बहुत बड़े थे, इसलिए डर भी इनसे डर गया और इन्होंने उसी साल कुछ ही महीनों में एक और रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा कर दी। इलॉन जानते थे कि एक और फेलियर स्पेसएक्स को बर्बाद कर देगा, लेकिन दोनों कंपनियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और सारी एसेट्स बेच दी और कुछ पैसा मार्केट से भी उधार उठा लिया। और उसी साल सितंबर में स्पेसएक्स ने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। ये वो समय था जब इलॉन समेत पूरे स्पेसएक्स टीम की सांसें उस पल एकदम थमी हुई थी। रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी था और रॉकेट लॉन्च किया गया और ये ट्रायल कामयाब रहा और सितंबर 2008 में उनकी कंपनी स्पेसएक्स ऑर्बिट में रॉकेट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। लेकिन इलॉन के पास अब अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2008 में नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स के साथ किया। इलॉन की योजनाओं में इस कॉन्ट्रैक्ट ने एक नई जान भर दी और आज स्पेसएक्स पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट मोटर्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी है और आज उनकी योजनाएं बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसमें 2022 तक मानव रहित फ्लाइट को और 2024 में मानव के साथ फ्लाइट को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी जोरों पर है। और दूसरी तरफ
टेस्ला मोटर्स के अलग अलग वजहों से लेट होते प्रोडक्शन की गाड़ी भी पटरी पर आने लगी और आज टेस्ला की गाड़ियां तेजी से मार्केट में आ रही हैं और हो सकता है आने वाले वर्षों में भारत में भी टेस्ला की गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएं। लेकिन इलॉन के लिए ये सफलता भी कोई अंतिम नहीं है। इलॉन जैसे लोगों के लिए किसी ने खूब कहा है कि अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। नहारे हैं नहारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। दोस्तों, लार्जर देन लाइफ रेपुटेशन और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में 25वें नंबर के एलोन मस्क आने वाले वर्षों में पूरे विश्व में एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अपनी कई क्रांतिकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। फिर वो चाहे सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करने वाली कंपनी सोलर सिटी हो या फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपरलूप और द बोरिंग कंपनी, जिनसे जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारी इस एक वीडियो में समेट पाना मेरे लिए संभव नहीं है और जिसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा इसका पार्ट 2। और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में यस लिखकर वोट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि पार्ट 2 के लिए मेरा टारगेट है आपके 5000 लाइक और मोटिवेशन के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है मुझे मालूम है कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। और कर भला सो हो भला, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।